बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 30 है हमारा, और हमारा आज का टॉपिक जो है वो सोशल रिलेशंस एंड मैस मीडिया है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सोशल रिलेशंस जो था ये टॉपिक स्टार्ट किया था। इसकी हमने कुछ टर्म्स जो थी वो डिस्कस की थी, और इसको जो है हम अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने सोशल रिलेशंस जो थे उन्हें एग्रेशन के हवाले से देखा था। ठीक है, कि एग्रेशन जो है एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में होता है। ठीक है, और इसकी नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। एक नेगेटिव होता है एंड पॉजिटिव, जिसको होस्टाइल और जो था इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का जो था नाम दिया गया था। तो इसके बाद एग्रेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है, दैट इज बाय स्टैंडर्ड, यानी बायस्टैंडर्स इफेक्ट। बायस्टैंडर्स इफेक्ट क्या होता है? यानी कोई कुछ अकर हो गया है, ठीक है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई है, कहीं कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो इर्द गिर्द जो हजूम जो क्राउड मौजूद होता है उस प्लेस पे, दैट इज द पीपल बाय स्टैंडर्ड। ठीक है, वो जो लोग इर्द गिर्द खड़े होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट जो है किसी भी काम में इनिशिएटिव लेने के लिए जो है आगे बढ़ के जो है हेल्प आउट करने में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक जगह पे मौजूद होते हैं एक टाइम पे, तो हर कोई ये सोच रहा होता है कि शायद जो है दूसरा जो पर्सन है वो मतलब आगे बढ़ना चाह रहा है, हेल्प करना चाह रहा है। तो ये जो एक वो हेल्प का जो एक फैक्टर होता है किसी को सपोर्ट करने का, उसको डिक्रीज कर देता है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। और सम टाइम एक पर्सन जो है उसकी जो मैक्सिमम जितना वो कर सकता है, ठीक है, हेल्प आउट कर सकता है, वो उस तरीके से जो है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट की वजह से उतना जो है हेल्प आउट नहीं कर पाता ड्यू टू क्राउड। तो बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट जो है इट इज द फिनोमेना, ठीक है, in which the greater the number of bystanders who witness an emergency, ठीक है, and the less likely any one of them will help. So this is called bystander effect. अच्छा, इसमें डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है, यानी देयर आर मैनी पीपल अराउंड एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट सीम्स डिक्रीज। जैसे मैंने अभी बात की कि एक इंसान जितना कर सकता है वो एक्चुअल में वो उतना जो है वो बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, जितना वो हेल्प आउट जिस लेवल का करना चाह रहा होता है या वो कर सकता है, वो चीज जो है वो डिक्रीज हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, इट मेक्स इट मेक्स मैनी पीपल अराउंड, ठीक है, सो इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सीम्स डिक्रीज्ड। इट मेक्स सेंस व्हेन पीपल थिंक अबाउट इट। अच्छा, व्हेन when a person is alone witness for an emergency and मतलब some sort of accident, so उसे पता होता है कि मैं अकेला यहाँ मौजूद हूँ, मैंने एड देनी है, सब मतलब मैंने करना है। एक जिस तरह से कह लें क्रूशियल टाइम होता है, जो मैक्सिमम वो कर सकता है वो पर्सन करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन जब several people जो हैं they are present around, however they might not regard it as your responsibility to help the person in need, तो वो जो है पर्सन में वो लेवल नहीं रहता, वो नहीं समझता कि इट इज कम्प्लीटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मतलब अगर वो करना चाहता भी है तो उसके माइंड में ये चीज आती है कि दूसरे भी मौजूद हैं, तो मतलब सब जो है आगे बढ़ के हेल्प कर सकते हैं, तो वो जज्बा जो है एक पैशन जो है वो नजर नहीं आता। Someone else might take care of it. Indeed, this is probably why no one helped poor Kitty Genovese. A lot of people were around, so everyone assumed somebody else must have called the police. अच्छा, अब ये Genovese क्या है? In 1964, Kitty Genovese was attacked and killed while residents of her
Queen's neighborhood. ठीक है. After the murder, ignored her screams. Subsequent research has shown that the more people who witness an emergency, the less likely someone will offer help. अच्छा, उसके बाद जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट समवन विल interfere in an emergency. One is whether people actually notice the event. When people are in a hurry, they are less likely to notice an emergency. Moreover, when many people are present and doing nothing, a person is less likely to interpret an event or as an emergency. This is called as informational social influence, because in this ambiguous situation, ambiguous that is not clear, ठीक है, people look to others for clues as to what should be done. If everyone else is doing nothing, then maybe there is no emergency after all. Even if people notice an event and interpret it as an emergency, they must decide that it is their responsibility to do something. And diffusion of responsibility, people often do a cost benefit analysis to determine whether helping is worth the cost. Sometimes it is dangerous to be helpful. Sometimes बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है. Sometimes जो है किसी की जो हेल्प करना है वो आपको किसी प्रॉब्लम में भी मतलब डाल सकता है. ठीक है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि क्या सिचुएशन है, पर्सन कौन है, ठीक है, सिनेरियो क्या है, और वाइस वर्सा कि सम टाइम जो है किसी की हेल्प करना जो है वो पॉजिटिव भी जो है वो साबित हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज रिसर्चेस, ठीक है, डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं और पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन थिंग्स जो है वो वेरी करती हैं. अच्छा जी. Sometimes it is dangerous to be helpful. If you get to this step and decide it is worth helping, you still might not know how to help. If you witness someone having a heart attack and want to help, you may not know, ठीक है, different things. Even you have passed all the previous hurdle, you may be not able to help after all. ठीक है, तो कुछ जैसे हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हार्ट अटैक की एग्जांपल आई, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं. जैसे जो फर्स्ट एड देते हैं उन्हें कुछ ट्रिक्स या टेक्निक्स जो है वो पता होती हैं कि किस तरीके से जो है वो किया जाए, प्रेस किया जाए या सांस जो है वो बेहतर हो जाए. तो ये मतलब ये भी आ जाता है कि सम टाइम एक इंसान हेल्प करना चाहता है लेकिन उसे नहीं पता चल रहा होता वो किस तरीके से हेल्प करे. वो जिस प्रॉब्लम में अगला पर्सन, नेक्स्ट पर्सन जो होता है, उसका जो वो एक लेवल होता है, मतलब उतना वो जो है वो नहीं कर पा रहा होता. तो इस वजह से भी जो है प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है. अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास, अच्छा, so bystander effect occurs when the presence of others discourages an individual from intervening in an emergency situation against a bully or during an assault or other crime. The greater the number of bystanders, the less likely it is for any one of them to provide help to a person in distress. And people are more likely to take action in a crisis when there are few or no other witnesses present. ठीक है, यानी जितने लोग कम होंगे उतना ज्यादा जो है लोग आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्चेस फाइंडिंग. ठीक है, इन बायस्टैंडर इफेक्ट. नेक्स्ट है ऑल्ट्रिज्म. ऑल्ट्रिज्म क्या है जी? ये एक पॉजिटिविटी को शो करता है, यानी दूसरों की एक मुस्बत अंदाज में मदद करना. ठीक है, कोई अगर काम कर रहा है तो उसमें थोड़ा उसको हेल्प आउट कर दिया, सपोर्ट कर दिया कि वो टाइमली और अच्छे तरीके से जो है अपना काम कंप्लीट कर ले, और मतलब जहाँ भी महसूस हुआ वहां पे हेल्प कर दी. इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये पिक्चर है कि एक पर्सन है, कोई चीज नीचे गिर गई है और दूसरा जो है मतलब वो उठाना चाह रही थी, तो वो जो पर्सन है उससे पहले ही उसने जो है वो उठा के पकड़ाना चाहा. तो ये क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक हेल्पिंग गेस्चर है.
Altruism refers to any behavior that is designed to increase another person's welfare, particularly those actions that do not seem to provide a direct reward or to the person who performs them. ठीक है, इसमें कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड मतलब नहीं नजर आ रहा, लेकिन हेल्पिंग एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है. अच्छा जी, ऑल्ट्रिज्म क्या है? सेल्फलेसनेस. एक होती है सेल्फिशनेस, यानी अपने बारे में सोचना, अपना. एक होती है सेल्फलेसनेस, दूसरों के बारे में सोचना, सबके लिए सोचना, पॉजिटिव सोच रखना, एटीट्यूड रखना, बिहेवियर रखना दूसरों के लिए. सो ऑल्ट्रिज्म रेफर्स टू सेल्फलेसनेस, concern for and giving of aid to others, because altruists often expose themselves to greater danger than those who selfishly protect themselves. अच्छा, अब इसमें एक ये बात है कि वो जो लोग हेल्प दे रहे होते हैं शायद वो खुद बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरे हो, फेस किया, और तो जब वो किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो वो चाहते हैं कि ये चीज वो किसी दूसरे पर्सन के लिए कर सकते हैं, तो वो करते हैं, पॉजिटिवली हेल्प आउट करते हैं. ठीक है. For this reason, altruism makes no sense from an evolutionary perspective. So evolutionary theory offers two explanations for altruistic behavior: kin selection and reciprocal altruism. अच्छा, kin selection क्या है कि जो नए आने वाले हैं, न्यू जनरेशन है, वो उस चीज को अडॉप्ट कर ले, रिलेटिव्स हैं उनमें से कोई. रिस्पिरोकल यानी टू साइडेड, के दोनों तरफा जो है, अगर आज आपने किसी की हेल्प की है तो कल इन फ्यूचर जो है कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है. इसको भी हम डिटेल में देखते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसमें ऑल्ट्रिज्म में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. ठीक है. एक तो ये जो इमेज शो कर रहा है कि वो पर्सन जो है कोई चीज गिर गई है एंड देन पकड़ा रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है. देन किसी को ब्लड डोनेट करना. ठीक है. फिर कोई स्ट्रेंजर अगर कहीं हाईवे पे या कहीं पे मतलब कोई इशू आ गया है तो उसकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज को करना, किसी को जो है वो सेफ्टी शेल्टर जो है वो देना, डोनेशन देना. ठीक है. और कोई अगर क्राइम हो रहा है, जैसे ब्लास्ट होते हैं या कुछ, बहुत सारे जो हैं लोग अपनी जान दे के दूसरों को महफूज रखते हैं, बचाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है. ठीक है. तो ये सारी चीजें ऑल्ट्रिज्म में आ जाती हैं. अच्छा, अब ऑल्ट्रिज्म में दो बातें साथ हैं, दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं साथ इसके ऐड होते हैं: किन ऑफ सिलेक्शन एंड रेस्पिरोकल ऑल्ट्रिज्म. अच्छा, अब किन ऑफ सिलेक्शन क्या है? The evolutionary favoring of genes that prompts individuals to help their relatives or kin. ठीक है. अच्छा जी, kin selection is the evolutionary mechanism that prompts that individuals to help their close relatives or kin so that they will survive, to reproduce and pass on related genes to their offspring. For example, a dominant mascue monkey will share food with a subordinate monkey only if the two are close relatives. ठीक है. Individuals who help close relatives may be risking their life, but they are also increasing the chance that if they do not survive, at least some of their genes will survive in their relatives. यानी वो जो एक अच्छी चीज है, दूसरों की हेल्प करने वाली एक जो हैबिट है, वो चीज जो है वो रहेगी, मतलब मुंतकिल हो गई. Kin selection is more common in social animals such as bees. Greenberg bred bees to have varied degrees of genetic relatedness and then related them near a nest watched by guard bees. Because the nest was crowded, not everyone could get in. Guard bees were much more likely to let in the bees that were closely related than those that were distantly related. There is evidence for kin selection in humans too. अच्छा, जैसे एक ब्रंस्टिन एंड उसके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने कहा कि अगर पूछा जाए लोगों से कि स्पेसिफिकली कि वो
किसको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, किसकी हेल्प करेंगे इन देयर लाइफ, ठीक है, they would to whom they would be most likely to help in life and death situations and non-life and death situations. So people reported that they would be more likely to help a relative in life and death situation, but not in non-life and death situation. In fact, people are rescuing others from a burning building. They are much more likely to look for relatives first. ठीक है, अब उसने एक सिनेरियो भी दे दिया है कि अगर एक किसी जगह पे आग लग गई है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो और भी लोग मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले जो है कोई भी पर्सन जो उसके रिलेटिव्स हैं, उसके जो क्लोज पीपल हैं, ठीक है, फैमिली है, उनको सबसे पहले रेस्क्यू करेगा, देन अदर्स की तरफ मूव करेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आता है पॉइंट, अच्छा, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, दे आर्ग्यू दैट ऑल्दो helping others can be costly to us as individual, altruism does have a clear benefit for the group as a whole। मतलब जैसे अभी बात की कि कोई ना कोई हैबिट जो है वो मुंतकिल हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, एग्जिस्ट करती है, अगर एक अच्छा काम किया है तो वो आगे भी चलेगा। Remember that in an evolutionary sense the survival of the individual is less important than the survival of the individual's genes. Therefore, if a given behavior such as altruism enhances our reproductive success by helping the species as a whole survive and prosper, then that behavior is likely to increase fitness and be passed on to the subsequent generation and become part of human nature. अच्छा, सेकंड जो इसमें ऑल्ट्रिज्म के हवाले से पॉइंट था वो है रेस्पिरोकल ऑल्ट्रिज्म। रेस्पिरोकल यानी दो तरफा, ठीक है, दो चीजें इसमें आ जाती हैं। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन द होप दैट दे विल हेल्प दैट पर्सन इन फ्यूचर, ठीक है। इट इज द आइडिया इन विच, ठीक है, इफ यू हेल्प अदर पीपल नाउ एट दैट रिटर्न दे विल फेवर यू whenever you need, when you required help in future. So helping others person increase both, ठीक है, both increase chances of survival and reproductive success, and helping others increase chances of survival too. अच्छा, अब इसमें अच्छा, जब ह्यूमंस जो हैं वो सरवाइव बेहतर कर सकते हैं जब उनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको कॉपरेट कर रहे हो, मतलब कॉपरेशन हो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म जो है वो क्या कॉपरेशन को, ताउन को जो है इस चीज को भी प्रमोट करता है। सो if you might help another member of your group, you believe that you might benefit in some way as a result from an evolutionary perspective. Reciprocal altruism should be most common in species that are social, not for animals. Only for animals that live in a group have opportunities to benefit from reciprocal helping. Some people, जो कुछ लोग जो हैं वो इस चीज से आर्ग्यू भी करते हैं कि जो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वो ऑल्ट्रिज्म को एक्सप्रेस करने के लिए इनफ नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिवली भी लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सम सोशल साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट in relations with other people try to maximize their gains and maximize their losses, के नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा हो। अच्छा, मतलब ये रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म से जो है सोशल एक्सचेंज थ्योरी पे मूव कर रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ थिंग, दें और लें, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के हवाले से। जैसे इसमें
गिफ्ट है, तो तोहफे तोहफे जो हैं, गिफ्ट जो हैं वो दिए भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं, सोशल एक्सचेंज में आ जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म जो है सोशल एक्सचेंज की तरफ लेके जाता है। ठीक है, द आइडिया दैट पीपल हेल्प अदर्स व्हेन दे अंडरस्टैंड दैट द बेनिफिट टू देम आर लाइकली टू ओवरवेट द कॉस्ट, यानी वो अगर किसी की हेल्प करेंगे तो जो उनको फायदा होगा उसकी जो है, मतलब जो लेवल है वो ज्यादा है, मतलब लॉस होने का, लॉस नहीं होगा, उनको कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा उस चीज से। सो इसमें एम्पैथी ऑटिज्म हाइपोथेसिस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, the idea that people help others selflessly only when they feel empathy for them। जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं, एक वुमेन जो है, एक पुअर पीपल जो है उसकी हेल्प कर रही है। ठीक है, सेल्फलेसली। अच्छा, अब एम्पैथी क्या है? एम्पैथी दो चीजें होती हैं, एक होती है एम्पैथी, एक होती है सिंपैथी। सिंपैथी किसी के लिए हमदर्दाना फीलिंग्स रखना, और एम्पैथी अपने आप को किसी जगह, किसी दूसरे की जगह पे रख के उसकी वो कंडीशन, वो जो स्टेट है उसको फील करना है, यानी पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स शू। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक दूसरा इमेज जो है उसमें इगोइस्ट है और एक ऑल्ट्रिस्टिक थॉट है पर्सन। वो कह रहा है कि यक he is hideous and makes me feel bad and I should help him to make me feel better। मतलब वो उसकी हेल्प इसलिए करना चाह रहा है कि वो जी उसको अच्छा नहीं लग रहा कि उस हेल्प करेगा तो वो बेहतर लगेगा, तो उसको जो है अच्छा फील होगा। दूसरा पर्सन, poor man, he must feel awful, I have got help him so that he feels better। और जो ऑटिस्टिक पर्सन है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, वो कहता है कि मैं दूसरे की, उस पर्सन की जो है हेल्प इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसको अच्छा महसूस हो सके, उसको अच्छा फील हो। सो एम्पैथी जो है पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शू। द एम्पैथी ऑटिज्म हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट feelings of empathy for another person produce an altruistic motivation to increase the person's welfare। In the empathy altruism hypothesis, the term empathy refers to feelings of compassion, sympathy, tenderness, and the like. Altruism refers to a motivational state in which the goal is to increase another person's welfare as an end in itself। अच्छा जी, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल भी कर सकते हैं कि a professor is talking with a student in his office while pleading with the professor to postpone an upcoming test। The student begins to cry, reacting to the student's distress the professor becomes upset as well। The professor decides to help the student by postponing the test। Baston and his colleagues believe that two different motivations may underlie the professor's behavior in perspective to empathy altruism hypothesis। अब कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट है इगोइस्टिक मोटिवेशन, ठीक है, और दूसरी एम्पैथिक मोटिवेशन या ऑल्ट्रिस्टिक मोटिवेशन। जो मैंने अभी जैसे इमेज में बात की है कि एक चीज इसलिए की जाती है कि वो करके पर्सन को खुद अच्छा महसूस होता है, और दूसरी इसलिए की जाती है कि जो पर्सन मुश्किल में है या उसके पास किसी चीज की अगर डेफिशिएंसी है, कुछ ही एंड शी वांट समथिंग, तो उसको वो दिया जाए ताकि वो पर्सन अच्छा महसूस कर सके। तो ये दोनों जो हैं, इगोइस्टिक मोटिवेशन एंड एम्पैथिक मोटिवेशन, इस चीज के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, इगोइस्टिक क्या है? द प्रोफेसर में हेल्प द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू रिलीव द प्रोफेसर ऑन डिस्ट्रेस। ठीक है, जैसे उसने, आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, जो इगोइस्टिक था उसने हेल्प की पर्सन की ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। ठीक है,
दिस इज नॉट ट्रू ऑल्ट्रिज्म एंड वुड फिट विथ सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है, where the reward is reduction of distress. और second motivation, empathetic or altruistic motivation may be that the professor's behavior may surprising for an altruistic desire to reduce the distress of the person in need. Unlike the person who is the egoistic helper, the empathic helper is serving another with the primary goal of helping the student through the crisis. So that is all about empathy altruism hypothesis, ठीक है. एंड इसमें जो इगोइस्टिक और ऑल्ट्रिस्टिक का जो मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस रेफरेंस में जो है ये चीजें जो है ऑल्ट्रिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ जो है रिलेटेड है, लिंक्ड है. नेक्स्ट एम्पैथी, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, के the ability to share the feelings of others and understand their situation. Empathy, आप जैसे ये इमेज है कि दूसरे इंसान के अंदर जाके देख रहे हैं, मतलब उसकी जगह पे बैठ के उस सिचुएशन में खुद को रख के उस हवाले से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये प्रॉब्लम में है या चीजें इस तरह से जो है वो हो रही हैं. So, empathy is the ability to emotionally understand what other people feel, see things from their point of view, and imagine yourself in their place. Particularly, it is putting yourself in someone else's position and feeling what they must be feeling. That is empathy. अजी लास्ट हमारा इसमें जो है पॉइंट वो है मैस मीडिया. मैस मीडिया, ठीक है, इसका जो है ताल्लुक दो तरह से आ जाता है. जराए जो है मवासलात, कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, प्रिंट आ जाता है. इलेक्ट्रॉनिक में आपका मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, टीवी, रेडियो, ठीक है. एंड प्रिंट में बुक्स, मैगजीन्स, पम्फलेट्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, इस तरह से सारी चीजें आ जाती हैं. अच्छा, अब मैस मीडिया यानी कि जो है आजकल टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, ठीक है. आपको सेकंड की एक एक सेकंड की रिपोर्ट होती है, क्या हो रहा है कहाँ, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है. और बहुत फास्टली जो है चीज़ें जो हैं, जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. तो मैस मीडिया जो है इस हवाले से अपना काफ़ी रोल प्ले कर रहा है. उसके अलावा पॉजिटिव चीज़ें तो मतलब हो ही रही हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. मुख्तलिफ किस्म की टेली फिल्म्स या इस तरह से वायोलेंस वगैरह जो है दिखाया जाता है, जिससे जो है वर्ल्ड में भी वायोलेंस जो है वो बढ़ गया है. मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें भी जो है इंक्रीज जो है वो हुई हैं, उनमें भी ज़्यादा उनको होता हुआ देखा जा रहा है. So, mass media means technology that is intending to reach a mass audience. It is the primary means of communication used to reach the vast majority of general public. And the most common platforms for mass media are newspaper, magazines, radio, television, internet. And general public typically rely on the mass media to provide information regarding political issues, social issues, entertainment, news and in pop culture. तो मैस मीडिया जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है. अच्छा, सोशल लर्निंग रिसर्च पेंट्स अ कन्विंसिंग पिक्चर ऑफ रोल ऑब्जर्वेशन प्लेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रेशन. अच्छा, अब इसको एग्रेशन और ऑल्ट्रिज्म के हवाले से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो मतलब टीवीज वगैरह पे वायोलेंस वगैरह देखा जाता है, एग्जैजरेटेड बिहेवियर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहीं से मतलब लीड करती हैं मीडिया से. एंड द मीडिया हैव इग्नोर्ड दिस रिलेशनशिप और डिनाइड दैट देयर इज वन बट कंसिडर दीज स्टैटिस्टिक्स. अच्छा, कहा जाता है कि तकरीबन 87 जो % है वो क्राइम जो वर्ल्ड में हो रहा है, नॉन वायलेंट क्राइम अकरिंग इन रियल वर्ल्ड आर
non-violent crime, whereas only 13% of crime occurring in reality-based. TV programs are non-violent crimes, and 0.2% the crimes reported by the FBI are murdered, whereas about 50 of crimes shown in reality-based TV programs are murdered. बुशमैन एंड एंडरसन यूज मेटा एनालिसिस, ठीक है, डिफरेंट मतलब इस तरह से स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए जाते हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट होते हैं, जितने भी क्राइम्स एंड सारी चीजें। तो टीवी वायलेंस एंड इंग्रेशन इज रिपोर्टेड बाय द मीडिया, इसमें काफी जो है रिलेशनशिप देखा गया है। और मीडिया जो है उसका वायलेंस जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ मीडिया वायलेंस जो है बच्चों पे जो है बहुत ज्यादा ये देखने में आया है, ठीक है। मैनी चिल्ड्रन वॉच टीवी, प्ले वीडियो गेम्स, जैसे पबजी है और इस तरह की ब्लू वेल आई थी गेम, ये जो है ये चीजें जो है हाइपर करती हैं, एग्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, और बच्चे जो हैं वो आवर्स, मैनी आवर्स, घंटों जो है इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। और यंग चिल्ड्रन आर मोस्ट ऑफन एक्सपोज टू वायलेंस इन टीवी कार्टून्स, ठीक है। तो ये तमाम जो फैक्टर हैं इसको हम इफेक्ट ऑफ मीडिया वायलेंस ऑन एग्रेशन एंड वायलेंस इफेक्ट ऑन रियल वर्ल्ड जो इस हवाले से ले सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया को भी चाहिए कि जो है ऐसी चीज़ों पे बैन करे जो बच्चों में इस तरह के अग्रेसिव बिहेवियर जो है, नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर जो है डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सोशल रिलेशन वाला जो टॉपिक है एंड मैस मीडिया का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है हमारी कोर्स आउटलाइन का, ठीक है, लाइकिंग एंड लव बिहेवियर एंड मतलब किस तरह से डेवलप होता है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड देन उसके बाद जो है हम अपने सारा कोर्स जो है उसको एक दफ़ा मतलब रीकैप में जाएंगे और जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।